Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Javeria Zahoor. Welcome to my YouTube channel Worldly Affairs. आज की क्लास में हम CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पहले यूनिट फिज़िकल साइंसेस के पहले टॉपिक यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम यूनिवर्स को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स की डेफिनेशन के बारे में, यूनिवर्स को डिस्कवर किसने किया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी ज्योमेट्री यानी उसकी शेप्स के बारे में, यूनिवर्स को मेजर करने की यूनिट्स के बारे में, मॉडल ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स और फेट। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स की डेफिनेशन के बारे में, यूनिवर्स को डिस्कवर किसने किया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी ज्योमेट्री यानी उसकी शेप्स के बारे में, यूनिवर्स को मेजर करने की यूनिट्स के बारे में, मॉडल ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स और फेट ऑफ यूनिवर्स कि आया यूनिवर्स कहाँ तक जाती है। तो यूनिवर्स क्या है? नासा ने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमें बताई है यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स इज़ वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस दैट कंटेन्स ऑल ऑफ एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस। तो ऑल ऑफ एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस से ही हमें पता चल जाता है कि यूनिवर्स क्या है। जो कुछ भी अभी इस दुनिया में, इस दुनिया के बाहर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्पेस है, टाइम है, मैटर है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, गैलेक्सीज हैं, सन है, मून है, एवरीथिंग, ये ज़मीन तो उस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जितना कुछ भी बाहर स्पेस में है वो सब कुछ यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स का डायमीटर, ये एक फैक्ट अपने पास नोट कर लीजिए। डायमीटर उसका 91 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है और इसके अंदर बेशुमार गैलेक्सीज हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स स्टिल जो है तो एक्सपैंड करती जा रही है टाइम के साथ साथ। यूनिवर्स का एक दूसरा नाम कॉस्मोस भी है। अब दिमाग में ये सवाल तो कभी ना कभी आ ही जाता है कि आखिर इस यूनिवर्स को डिस्कवर किसने किया होगा। जब हम इतनी छोटी सी दुनिया के अंदर बैठे हैं तो हमें ये कैसे पता चला कि इस दुनिया के बाहर भी एक स्पेस है, यूनिवर्स है। उस आदमी का नाम है एडविन हबल, जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है जिसने यूनिवर्स की डिस्कवरी में, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवरी में, ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी की डिस्कवरी में एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। जिन पार्टिकल्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम पहले डस्ट और गैस के बादल समझा करते थे और उनको साइंटिस्ट ने नेबुलाई का नाम दिया हुआ था, वो एक्चुअली गैलेक्सीज हैं मिल्की वे की बियॉन्ड। ये हबल ने प्रूव किया। ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी का मतलब है वो यूनिवर्स का हिस्सा जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूनिवर्स के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे यूनिवर्स कंपोज्ड हुई है। वो है स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी। अच्छा, अब हम देखते हैं यूनिवर्स की ज्योमेट्री के बारे में कि इसकी क्या शेप्स हो सकती हैं। तो इस हवाले से एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें 3 शेप्स बताई हैं। एक है फ्लैट यूनिवर्स, जिसको कहते हैं यूक्लिडियन या ज़ीरो कर्वेचर के साथ होती है। फिर स्फेरिकल या क्लोज्ड यूनिवर्स, जिसमें पॉजिटिव कर्वेचर बताया जाता है। और तीसरा हाइपरबोलिक या ओपन यूनिवर्स, जिसमें नेगेटिव कर्वेचर बताया जाता है। साथ दी हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं एक उसमें फ्लैट यूनिवर्स है जो बिल्कुल सीधी है। साइंटिस्ट का मानना है यूनिवर्स ऐसे भी हो सकती है। फिर कुछ का मानना है ये स्फेरिकल है, गोलाई में है, एक बॉल की स्फेयर की शेप में। और बाज़ का मानना है कि ये नेगेटिव कर्वेचर के साथ है, जिसको हाइपरबोलिक यूनिवर्स कहा जाता है। अच्छा, अब इस यूनिवर्स को मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर करने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं। 3 किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हमारे पास हैं। उसके बाद पे हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहला है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ये एक मीन डिस्टेंस बताता है सन से अर्थ के दरमियान का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स या 93 मिलियन माइल्स होता है। नीचे दी हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं सूरज से लेकर ज़मीन तक के फासले को हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
जो कि तकरीबन 150 मिलियन या 93 मिलियन माइल्स के बराबर है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लाइट ईयर, जिसकी सबसे ज़्यादा हम बात की जाती है, जो हमारे सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा यूनिट है यूनिवर्स की मेजरमेंट का। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर उससे बड़ा यूनिट है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने लाइट ईयर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है कि द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम इन 1 जुलियन ईयर विच इज़ this 9.4607 into 10 raised to power 12 किलोमीटर्स। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक शमसी साल में 365 डेज़ के अरसे में लाइट वैक्यूम में कितना सफ़र तय करती है, वो हमारे पास कहलाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और लाइट की अपनी स्पीड रफली कितनी है, 3.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। उसके मुताबिक लाइट पूरे साल में कितना सफ़र तय करती है वैक्यूम में, उसको हम कहते हैं एक लाइट ईयर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा यूनिट जिसको कहते हैं पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा यूनिट है यूनिवर्स के मेजरमेंट का। पारसेक दो अल्फाज से मिलकर बना है, पैरालैक्स और आर्क सेकेंड। पैरालैक्स का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि वो पोजीशन चेंज कर रही है क्योंकि हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। और आर्क सेकेंड जो होता है वो एक आर्क मिनट का 1/60 हिस्सा होता है, और एक आर्क मिनट होता है 1/3600 ऑफ अ डिग्री। ये भी एक यूनिट है, ठीक है। अब आप नीचे वाली तस्वीर में देखें, नीचे आपको सन नज़र आ रहा है और अर्थ नज़र आ रही है। इन दोनों का आपस का डिस्टेंस सबसे छोटा है, वो कहते हैं हम उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हमने पहले पढ़ा। लेकिन जब इन दोनों का एक स्टार के साथ एंगल बन जाता है तो सूरज का उस स्टार से जितना डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 1 पारसेक, ठीक है। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स के मॉडल्स के बारे में। यूनिवर्स के दो किस्म के मॉडल्स पेश किए गए हैं। एक है जियोसेंट्रिक मॉडल और दूसरा है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल को अर्थ सेंटर्ड कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि एरिस्टोटल और क्लॉडियस पटोलमी ने प्रपोज किया है। इसके मुताबिक सन दरमियान में है, अर्थ दरमियान में है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द सन अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। इसको सन सेंटर्ड कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट की थी निकोलस कोपरनिकस ने। इसके मुताबिक सन दरमियान में है और अर्थ और तमाम प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये वो कॉस्मोलॉजी है, ये वो मॉडल है जिसको आज हम फैक्ट के तौर पर जानते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था, एट रेस्ट हाउएवर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग इज सन, यानी सूरज दरमियान में है और सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द चक्कर काटते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुई, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के पढ़ने को, इस स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमारे पास दो मशहूर थेरीज़ हैं, एक है स्टेडी स्टेट थेरी और दूसरी है बिग बैंग थेरी। पहली हमारे पास आ जाती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स जैसी आज है वैसी ही हमेशा से थी और वैसी ही चलती रहेगी। जैसे ही कोई मैटर अपनी जगह से हटता है, अपनी जगह छोड़ता है, तो उसकी जगह नया मैटर ले लेता है और वो गैप्स भर जाते हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है तो बिग बैंग थ्योरी को अपोज करती है, यानी वो ये कहती है कि यूनिवर्स जैसी हमें अभी है वैसी ही हमेशा से थी। इसको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल किया था कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस के मिलने ने, उनकी डिस्कवरी ने। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है ये मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ।
अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में, जो कि है द बिग बैंग थ्योरी, जिसका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। मूवी भी है इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। अ, इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी 1920s में प्रपोज की गई थी। बिग बैंग थ्योरी का ये कहना है कि ये यूनिवर्स एक इनक्रेडिबली स्मॉल, इनक्रेडिबली हॉट, छोटे से एटम के साइज़ जितने ज़र्रे से वजूद में आई है। एक छोटे से ज़र्रे से एक सडन वास्ट एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई है सारी। साइंटिस्ट का मानना है कि इस यूनिवर्स की एज 10 से 15 बिलियन साल है, लेकिन इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं 13.799 प्लस माइनस 0.021 बिलियन ईयर्स। ये तमाम जितना भी मैटर है, जितना भी स्पेस है, ये प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज़ मेड फ्रॉम a single point, made from a single smallest point। यूनिवर्स जो है तो मोस्टली हाइड्रोजन से बनी है और हीलियम से बनी है। अच्छा, ये दो थेरीज तो प्रपोज कर दी गई, लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं मिला, उसका कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है तो वो सच है। इसके मुकाबले में बिग बैंग थ्योरी के कुछ एविडेंसेस सामने आते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी को सच माना जा सकता है। जिसमें पहला एविडेंस ये है कि गैलेक्सीज़ की तरफ से आने वाली रोशनी रेड शिफ्ट हो रही है। अब रेड शिफ्ट रोशनी का क्या मतलब है? अगर गैलेक्सीज़ हमारे करीब हैं तो वो ब्लू लाइट देती हैं, लेकिन अगर वो रेड शिफ्ट हो रही हैं तो इसका मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं। द मोर फार दे आर, द मोर रेड शिफ्ट दे आर। तो ये एक एविडेंस है कि ये गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है। ये एक सडन वास्ट एक्सपेंशन की बुनियाद पर बनी है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। इसकी वजह से ये गैलेक्सीज हमसे दूर जाती जा रही हैं। इसके अलावा एमिटेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वेव्स, ये वो वेव्स हैं, ये वो एनर्जी है जो सडन एक्सप्लोजन के बाद, सडन एक्सपेंशन के बाद जस्ट आफ्टर वो एनर्जी निकली और वो एनर्जी पूरे स्पेस में फैल गई और वो वेव्स की सूरत में हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, रेड शिफ्ट थ्योरी क्या है और कॉस्मिक रेडिएशंस क्या हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। रेड शिफ्ट का मतलब है वो गैलेक्सीज जितना हमारे अर्थ के करीब हैं तो उनसे ब्लू लाइट आती है, तो अगर उनकी लाइट रेड शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। द मोर दे आर रेड शिफ्टेड, इसका मतलब है द मोर दे आर फर्दर फ्रॉम अस। ठीक है, कोई स्टार या कोई गैलेक्सी अगर उससे रेड शिफ्ट आ रही है, उसकी रोशनी रेड शिफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वो हमसे दूर जा रही है, जिसका ये मतलब है कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। दूसरा हमारे पास ये है कॉस्मिक रेडिएशन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये डिस्कवर की थी दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने, पेंजियास एंड विल्सन 1965 में, जो कि एक बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने टेलीस्कोप में, रेडियो टेलीस्कोप में कुछ डिस्टर्बेंस सिग्नल्स फाइंड आउट किए थे, और वो सिग्नल्स हर तरफ से आ रहे थे, जिनको बाद में कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम दिया गया। अच्छा, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स है, हमारे पास 12 प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स है। इनके बारे में एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बाद में कभी बनाऊंगी। अभी आप अपने नोट्स में ये इनको एक हिस्सा बना लीजिए। हमारे पास 12 प्रिंसिपल हैं यूनिवर्स के। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस, law of perpetual transmission of energy, law of cause and effect, law of compensation, law of relativity, polarity, rhythm, and law of gender।
अच्छा, अब यूनिवर्स की फेट के बारे में बात करते हैं कि आया ये यूनिवर्स कहाँ तक जाएगी, इसकी एज कितनी होगी, क्या ये चलती रहेगी या ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में भी हमारे पास 4 थेरीज़ बताई जाती हैं। इनमें से एक ओपन यूनिवर्स, क्लोज यूनिवर्स, फ्लैट यूनिवर्स और साइक्लिक यूनिवर्स है। ओपन यूनिवर्स के मानने वाले और उसके प्रपोजर्स हमें ये बताते हैं कि ये यूनिवर्स जो है तो हमेशा ऐसे ही एक्सपेंड करती रहेगी और ज़्यादा होती फैलती जाएगी, एक्सपेंड करती रहेगी, फैलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। क्लोज यूनिवर्स के मानने वाले का ये कहना है कि ग्रेविटी विल इवेंचुअली हाफ द एक्सपेंशन एंड ड्रॉ एवरीथिंग, ऑल्सो नोन एज बिग क्रंच। कि जैसे ही एक वास्ट एक्सपेंशन की वजह से ये कायनात और दुनिया वजूद में आई थी, वैसे ही एक वास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ वापस ख़त्म भी हो जाएगा, इसको हम बिग क्रंच भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास है फ्लैट यूनिवर्स। इसमें हमें कहा जाता है कि ये एक्सपेंशंस स्लो डाउन हो जाएंगी लेकिन रुकेंगी नहीं कभी भी, एक्सपेंशन होती रहेंगी लेकिन स्लो हो जाएंगी। चौथा हमारे पास है साइक्लिक यूनिवर्स। साइक्लिक यूनिवर्स के मानने वालों का ये कहना है, और इन एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है कि ये कायनात, ये प्लैनेट्स वगैरह एक बिग बैंग से शुरू हुए हैं, जैसे ही वैसे ही एक बिग बैंग पर, बिग क्रंच पर ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा एक नए बिग बैंग से स्टार्ट होकर दोबारा एक नए बिग क्रंच पर ख़त्म होंगे, और ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। अगर हम ये बात करें कि ये यूनिवर्स किससे बिलोंग करती है, इस यूनिवर्स का मालिक कौन है, वो बेशक अल्लाह ताला है, लेकिन इस हवाले से एक फ़ेमस कोट याद आ गया एंड्रे बेलिस्ट्रो की तरफ से, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं। वो कहती हैं, while a handful of countries and wealthy individuals are flailing their cosmic muscles, the fact is that the universe belongs to everyone, or perhaps to no one. Thank you so much for watching. Please stay tuned for more upcoming lectures. Bana bana bir arası ya. Yo bana